डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले चीज जो इस चैप्टर में हमको जाननी है वो है इसका जनरल इंट्रोडक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, कुछ ट्रेंड्स याद रखेंगे, देन आयनिक रेडियाई, कलर, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको याद क्या रखना है कि पोजीशन इनका कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल अगर याद हो तो लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक होता है ना, राइट साइड में पी ब्लॉक होता है, और एस और पी के बीच में ये वाला जो ब्लॉक होता है ये होता है हमारा डी ब्लॉक। तो हमारा डी ब्लॉक जो है ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक यहाँ होता है, ग्रुप 13 से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो ये ग्रुप 3 to 12 में कंसिडर किया जाता है, यानी कि ये जितने एलिमेंट्स हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डी ऑर्बिटल में आएंगे, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनका नाम ट्रांजिशन दिया हुआ है, गिवन टू द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक ओनली बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहा क्यों गया था, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में थे। ठीक है, 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हैं, एक तो है 3D, 4D, 5D और 6D। ये 4 सीरीज बस इन जनरल हमको पता होना चाहिए। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशंस आएंगे तो ये वाले याद रखोगे। Transition element is defined as the one which has incomplete d orbital in the ground state. आप जानते हो d के पास 5 d orbitals होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 degenerate orbitals होते हैं, और एक d orbital में 5 ऐसे ऐसे ऐसे, एक ओरिएंटेशन में 5 और दूसरे ओरिएंटेशन में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि d की फुल कैपेसिटी होती है 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की। तो अगर किसी डी ऑर्बिटल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये स्टेबल है, फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। तो जो ट्रांजिशन होता है डी डी ट्रांजिशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से शिफ्ट होकर दूसरे ऑर्बिटल में गया फिर वापस आया, तो वो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फुलफिल्ड ना हो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट पहले हमने किसको कहा कि जो एलिमेंट्स डी, एस और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट्स को हमने कहा चलो भाई ये तो डी ब्लॉक है ही, इनको हम ट्रांजिशन कहते हैं। बट बाद में हमने देखा कि जिस एटम के पास D10 था, यानी कि सारे डी के ऑर्बिटल्स फिल्ड थे इलेक्ट्रॉन से, उनमें डी वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं होती थी। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफाइन किया गया एज वन हैविंग इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, यानी कि एटलीस्ट D9 हो, एक डब्बा खाली है अगर, तभी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। यस बेटा, कल हमने सॉल्यूशंस देखे थे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया तो। ठीक है, आज हम डीएनएफ ब्लॉक कंप्लीट करने जा रहे हैं, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके भी। जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो फिर प्रैक्टिस करेंगे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो मूविंग ऑन, डिफाइन तो डेफिनेशन समझ में आ गया कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। वो एलिमेंट जिनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि डी के सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो जो D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, और उनके एग्जांपल्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, 3 ही है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये 3 एलिमेंट हैं, ZnCdHg, इनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इट डज नॉट हैव टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टीज, इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं होती। ट्रांजिशन एलिमेंट में होता क्या है, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक से दूसरे में शिफ्ट होके जाती है, और काफी सारे कलर्स शो करती है, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। लेकिन जिसके पास D10 है वो तो फुल है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए अब और, तो इसीलिए वो स्टेबल स्टेट में है। तो D10 वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट तो है पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, एंड एग्जाम्पल इज जिंक, कैडमियम एंड मरकरी।
देन हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अब जनरली अब जो हमारा ऑर्बिटल होता है एस पी डी और एफ होता है, ठीक है। तो 3D वाले क्या होंगे, 3D 1 से 10, 4s 1 से 2। 4D वाले होंगे 4D 1 to 10, मतलब हो सकता है ना किसी एटम का इलेक्ट्रॉन D1 हो, किसी का D2 हो, D3 हो, तो D10 तक जाएगा। और 4s 1 से 2 तक जाएगा। 4D सीरीज 4D से स्टार्ट होगा और 5s 1 से 2 तक जाएगा। 5D सीरीज 5D से स्टार्ट होगा और 6s तक जाएगा। 6D से स्टार्ट होगा, 7s तक जाएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देखो D का थर्ड ऑर्बिटल है तो S का फोर्थ ऑर्बिटल है, D का यहाँ फोर्थ है तो S का यहाँ फिफ्थ है। तो अगर हमारा S जो है N है तो D में कौन सा ऑर्बिटल होगा, N-1, क्योंकि S वाला D से एक ज्यादा है, या हम यूं कहें कि डी वाला एस से एक कम है। तो अगर डी का ऑर्बिटल नंबर एन है तो सॉरी एस का ऑर्बिटल नंबर एन है तो डी का ऑर्बिटल नंबर होगा N-1। तो ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये खासकर 3D 4D 5D 6D। तो ये हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी बताई कि 3D एलिमेंट्स या जो भी जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव D10, और जिसका कॉन्फ़िगरेशन D10 है वो ट्रांजिशन एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अब जितनी प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पे समराइज किया हुआ है। आप ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अभी मैंने बताया कि लेफ्ट में एस ब्लॉक है, राइट में पी ब्लॉक है। तो जो लेफ्ट वाला ग्रुप है वो मेटेलिक है, और राइट वाला जो ग्रुप है पी वाले ब्लॉक है वो नॉन मेटेलिक है। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो भी मेटेलिक ही है। तो जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मेटेलिक इन नेचर है। तो जब भी वो बाइंड करेंगे ना बड़े स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। और दे हैव प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जैसे मान लो एक ऑर्बिटल है, एक दो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन किसी ऑर्बिटल में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड है। whenever it is an unpaired electron तो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। 3D में ये बेटा आप कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हो, ट्रिक देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रिक्स, किसी भी ट्रिक से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जस्ट याद रखना कुछ, जो इसे सारी चीजें नहीं याद रखनी है, जो एक्सेप्शंस है ना, जैसे D10 कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स का तो नहीं है, सिर्फ जिंक, कैडमियम और मरकरी का है। तो ये नाम याद रह गया तो हो गया। ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3D कॉन्फ़िगरेशन, जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, ठीक है। जितने ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सभी मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे। और जब भी कोई मेटेलिक कैरेक्टर शो कैसे करता है कोई एटम, इलेक्ट्रॉन दे करके, ठीक है। मेटल्स जब भी होते हैं ना बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमने सोडियम क्लोराइड देखा होगा आपने कभी, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम मेटल है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना लेता है। तो मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो उसके लिए उनके पास इलेक्ट्रॉन फालतू तो होना तो चाहिए। जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 281, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। जस्ट ओके। सो जितने मेटल्स हैं सब में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, चाहे वो एस ब्लॉक के हो या टी ब्लॉक के हो।
तो एंड दे शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन में वो पार्टिसिपेट कर सके। जितने मेटल्स हैं दे गिव राइज टू प्रॉपर्टीज ऑफ हाई डेंसिटी, उनके पास हाई डेंसिटी होती है, हाई इंथैल, उनका हर चीज हाई ही है, मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई, डेंसिटी हाई, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी कि एटम बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो सभी हाई है। तो एवरी प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पर हाई है, तो इसमें याद रखने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। एटॉमिक रेडियाई, आप सभी जानते हो एटॉमिक रेडियस जो होता है, यूजुअली किसी भी एटम का साइज, या साइज का मतलब क्या होता है, रेडियस निकालना है ना। एटम का साइज लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो तो छोटा होता है, और टॉप टू बॉटम जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बड़ा होता है। लेकिन ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इनमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम Sc टू Cr, लेफ्ट से राइट इनकी भी, ये जो थ्री डी के एलिमेंट्स हैं इनकी भी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। रीजन आपको याद रखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एटम के साथ क्या होता है ना, जैसे मान लो कि एक एटम है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ना एटम का रेडियस छोटा होता है, जिसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड ग्रुप में, थ्री डी ग्रुप में क्या होता है कि एटम का साइज डिक्रीज होता है, जैसे किसी भी जनरल ग्रुप में होना चाहिए, किसी भी पीरियड में होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एंड द रीजन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब है एटॉमिक साइज ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये एक एक्सेप्शन है, इसे याद रखना है इसको, कि फेरस, कोबाल्ट, निकल का जो एटॉमिक साइज है वो सेम क्यों है। बिकॉज द अट्रैक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज कैंसल्ड बाय रिपल्शन। इनके साइज घट बट बढ़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि हर एटम में एक होता है न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, शील्डिंग चार्ज रिपल्सिव इन नेचर होता है। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे, जितना ही अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही रिपल्सिव फोर्स है, तो साइज वैसा ही रह जाएगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों है, क्योंकि इनका, आप बताओगे, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो, और शील्डिंग इफेक्ट दोनों बराबर है, सो साइज डज नॉट चेंज। एक और एक्सेप्शन है, कॉपर और जिंक हैव बिगर साइज, इनका साइज बड़ा क्यों होगा। अब देखो, रिपल्सन जो होगा वो साइज को बड़ा करेगा, अट्रैक्शन साइज को छोटा करेगा। तो किसी का साइज बड़ा है इसका मतलब रिपल्सिव चार्ज बड़ा है। रिपल्सिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट से, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। इन जनरल जब भी हमें कोई क्वेश्चन में पूछे कि एटॉमिक साइज बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली रिपल्शन बड़ा होगा तभी एटॉमिक साइज बड़ा होगा, तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बड़ी हो गई। अगला पॉइंट है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सिंगल क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जो 4f ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं ना, 4f में पहले फिल करते हैं फिर 5d में जाते हैं। इसमें क्या होता है ना, एटम का साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जो डिक्रीज होता है, उसका एक ही रीजन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको जहां डी ब्लॉक एलिमेंट में कोई आंसर ना सूझे तो आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हो। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि लेंथेनॉइड जो जो सीरीज है उसके एटॉमिक साइज में कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकेंड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है दोज ऑफ थर्ड। देखो तीन रो है ना, फर्स्ट रो है 3D का, दूसरा रो है 4D का, और नेक्स्ट रो है 5D का। तो 3D में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आप देखते हो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ना। लेकिन 4D और 5D में आप देखोगे खास चेंज नहीं है, जैसे थे लगभग वो वैसे ही है, सिमिलर हो गए। जितने एक्सेप्शन है बस उसको याद रखना, फेरस, कोबाल्ट एंड निकल का साइज सेम है क्योंकि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स इक्वल है। जब भी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब 3D एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है उसका रीजन क्या होगा, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स वो बढ़ रहा है। जनरल सी बात है, दो पॉइंट के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा।
लेकिन दो पॉइंट के बीच रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या है, रेडियस का बढ़ जाना। ठीक है बेटा, हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हम इंटायर चैप्टर को अभी लाइन बाय लाइन नहीं देख रहे हैं, व्हाट आर द पॉइंट जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी जो एक्सेप्शंस है ना वो क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम मैंने अभी बताया आयरन कोबाल्ट एंड निकल का साइज सेम है, क्यों नहीं घटता बढ़ता, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिल्कुल बराबर है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, जहां कहीं भी एक्सेप्शन है दैट इज अ क्वेश्चन। कॉपर एंड जिंक का साइज बिगर है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कॉपर एंड जिंक का साइज बिगर क्यों है। अगेन मैंने अभी बताया कि साइज बिगर हो गया मतलब एटॉमिक रेडियाई बड़ा हो गया। रेडियाई बड़ा होने के लिए रिपल्सिव फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर दो फोर्स है, एक है अट्रैक्टिव फोर्स जिसका खास नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक रिपल्सिव फोर्स है जिसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो रेडियाई बड़ा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो रेडियाई छोटा होगा। लेकिन अगर हमारे एटम का अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स दोनों बराबर है तो एटम के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दैट्स द केस विद आयरन कोबाल्ट एंड निकल। तो ये दिस इज अ क्वेश्चन। अगेन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ वेरी हिट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है। डेफिनेशन कि एटॉमिक रेडियाई का घट जाना, एटॉमिक रेडियाई जो घटती जाती है उसका एक रीजन हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एटम का जो रेडियाई घट रहा है ना लेफ्ट टू राइट, तो इसको एक नाम दिया गया क्योंकि लेंथेनम नाम के एटम से ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके नीचे जो एक ग्रुप है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखा गया, लेकिन वो एक्टिनम नाम के मेटल से स्टार्ट होता है, इसलिए उसको कहते हैं हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर आपसे आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी जाएगी। एक एटम से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तब वो आयोनाइज होता है। तो एक एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सपोज सोडियम था, सोडियम के पास 281 लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये जब यहां से निकालोगे तब तो वो Na+ बनेगा। तो जब हम सोडियम या किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एटलीस्ट, उसको कहते हैं हम उसकी एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में यहाँ पे स्लाइट वेरिएशन होता है ट्रांजिशन मेटल्स में ड्यू टू इरेगुलर वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एटम्स होते हैं उसमें रेगुलर है उनके एटम का साइज, यानी कि लेफ्ट से राइट वो छोटा होगा, टॉप टू बॉटम वो बड़ा होगा। लेकिन जो हमारा ये ट्रांजिशन मेटल्स है इसमें हमने देखा कि 3D वाले जो है वो लेफ्ट टू राइट छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन 4D और 5D में हमने देखा कि साइज में ऐसा कोई कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं है। तो इस इरेगुलरिटी की वजह से इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इरेगुलर है। देन एक पॉइंट आता है इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या कितने प्लस चार्ज अपने ऊपर रख सकता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसके डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके साथ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स भी इनमें होते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है? ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ N-1d एंड Ns इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए डी के और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एस के, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसीलिए इनके पास +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख जाएगा। सो आपसे पूछा सकता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है, तो आप ये रीजन बताओगे। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है कि N-1d ऑर्बिटल और Ns के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज वाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में क्या अंतर होता है? जब किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि किसी ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर हमारे एटम के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स डी, मैं आपको दिखाती हूँ ये D10 कैसे बना है। इसमें 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल हुआ, अभी भी अनपेयर्ड है, एक और एक और एक और एक और, जब तक D1 से D5 गया हमारे डी ब्लॉक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मैं 6 इलेक्ट्रॉन भी लाऊं तो भी तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
7 इलेक्ट्रॉन ले आऊं तो भी तो ये अनपेयर्ड है। 8th इलेक्ट्रॉन ले आऊं तो भी 2 अनपेयर्ड है। D9 तक अभी मेरा 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो भी एक अनपेयर्ड है। लेकिन जब D10 आ जाएगा तो पूरा का पूरा पेयर्ड है। यानी कि D1 से D9 तक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक जो एटम्स होते हैं वो कलर शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक से दूसरे ऑर्बिट में जाके जंप मारते हैं, और जंप करते हैं तो कलर शो करते हैं। तो इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कलर भी शो करते हैं। तो रीजन क्या बताओगे कलर का? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में ज्यादातर चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इट इंक्रीजेस एस फ्रॉम Sc टू Cr, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कारण क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एटम्स पेयर्ड हैं तो वो कहलाते हैं डायमैग्नेट। आपने देखा होगा कि अगली एक प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के आपसे 4-5 प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है, तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी आप लिख भी सकते हो। तो जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपने देखा होगा ना, कभी कैटलिस्ट में हम आयरन, कोबाल्ट, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम ये सब यूज करते हैं ना एज अ कैटलिस्ट। तो ये यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट। अब दिस इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन। इसमें जितने पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा पेजेस नहीं है इसमें, बहुत कम पेजेस हैं, ओनली 11 पेजेस। तो एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का कारण क्या है? यहाँ पे जो 4-5 पॉइंट है वो हमको बताना है। पहला कारण अगेन प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट और एम्प्टी डी ऑर्बिटल। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल मतलब डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा है लार्ज सरफेस एरिया। किसी एटम का जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा ना उतना अच्छा वो कैटलिस्ट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी वेरिएबल होती है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे हैं, उसमें जब भी सेंट्रल एटम देखोगे वो हमेशा इसी डी ब्लॉक एलिमेंट से बना होता है। तो इन 4 रीजन की वजह से हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट हैं। तो इट इज अगेन अ क्वेश्चन। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? सेम रीजन, इनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही कारण है डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो भी होती है उसके पीछे यही रीजन है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। रीजन अगेन इट इज अ क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना लेता है? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल है, इसका साइज भी छोटा है और इसके ऊपर चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरन, दे फिट इनटू रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये किसी दूसरे एटम के स्ट्रक्चर में फिट हो जाते हैं। वॉइड्स मतलब किसी दूसरे एटम के, वॉइड मतलब खाली स्पेस में जाकर के छिप सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये एलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। आप जानते हो कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में कंबाइन करके एलॉय बना सकते हैं। तो ये जो है सारी प्रॉपर्टीज हैं, और हर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है। लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, और ये +2 से +4 तक जा सकता है। एक्सेप्शन क्या है? प्रोमीथियम, ये एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूजुअली सारे लेंथेनॉइड जो है वो रेडियो एक्टिव है, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनॉइड्स आर लेस कॉम्प्लेक्स देन एक्टिनॉइड। तो कम से कम 3 प्रॉपर्टी हम एग्जाम में लिख के जाएंगे। अब आते हैं एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड ये होता है, क्योंकि इसमें F भी है, D भी है और S भी है। जितने एक्टिनॉइड्स होते हैं वो यूजुअली सिल्वर मेटल व्हाइट कलर के होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनकी भी मॉडरेटली हाई होती है, जैसे लेंथेनॉइड्स की होती थी। आयोनिक साइज ऑफ एक्टिनॉइड डिक्रीजेस ग्रेजुअली, इनका भी साइज गिरता जाता है। एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे लेंथेनॉइड में सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट था। कारण क्या था? डी ट्रांजिशन, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको नहीं कुछ सूझे ना तो ये तीनों पॉइंट लिख देना डी ब्लॉक के क्वेश्चंस में। पर इसका सबसे प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। एक्टिनॉइड +6 में भी एग्जिस्ट करता है, लाइक यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम एंड प्लूटोनियम,
ठीक है, ये भी रेडियो एक्टिव है। एंड एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम जो है वो मैन मेड है। Actinoids have much greater tendency to form complexes than lanthanoid. So अगर आपसे lanthanide actinoid के बीच डिफरेंस पूछा जाए तो भी यहाँ से आप लिख सकते हो, डिफरेंस भी आ सकता है, प्रॉपर्टीज भी आ सकते हैं। सो यहाँ पर कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि अगर आपको कंपैरिजन ही करना है टेबुलर फॉर्म में, यू कैन डू इट। एक्टिनोइड मेटल जो है सिल्वरी इन अपीयरेंस होते हैं बट डिस्प्ले वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन रेडियाई which are far greater than lanthanoid. एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन, यानी कि एक्टिनॉइड को हमने इतना डिस्कवर नहीं किया है, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी हमें मालूम है, ज्यादा नहीं मालूम है। लेंथन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें लेंथेनॉइड की पता है, एक्टिनॉइड की उतनी नहीं पता है। 5f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं विल बी मोर इफेक्टिवली शील्ड। यहाँ पर भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है। मीटिंग एंड होगी तो रीजॉइन कर लेना। तो लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आते हैं हम सम एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा एलॉय बनाते हैं, तो वो भी एक एप्लीकेशन है। इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। देन some compounds are manufactured for special purpose such as TiO as the in pigment industry। MnO2 को यूज करते हैं हम ड्राई सेल में। देन मेनी एलिमेंट्स आर यूज एज कैटलिस्ट, अभी हमने पढ़ा था ना कैटलिस्ट और एलॉय, तो वो इसकी प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिल्वर ब्रोमाइड एक केमिकल है दैट इज यूज इन फोटोग्राफी। along with silver bromide, silver and silver iodide can also be used। तो ये याद रखना कि सिल्वर ब्रोमाइड को यूज करते हैं फोटोग्राफी में, और साथ में क्या क्या यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड के साथ सिल्वर और सिल्वर आयोडाइड। Some compounds like MnO4 and CrO4 are good oxidizing agents। ठीक है, इस चैप्टर में ओवरऑल हमको लगभग लगभग इतना याद रखना है। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा 2 बार 4 बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एल्स इससे जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। यस, सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है? स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियई या आयनिक रेडियई फ्रॉम La टू Lu, दिस इज लेंथेनॉइड, इसका ये प्रॉपर डेफिनेशन है। देन why do transition elements show variable oxidation state? एक रीजन इनकम्प्लीट डीप फील्ड ऑर्बिटल, दूसरा प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही 2 रीजन है हर तरह के क्वेश्चंस के। राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ मैंगनीज। इसमें सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंगनीज का ऑक्सो एनायन होता है MnO4-, इसको रट जाना। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालने आता है तो +7 होता है। आप ऐसे याद रखो, मान लो मैंगनीज MnO4 है होल -1। ठीक है, तो मान लो हमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, तो मान लिया वो X है, प्लस ऑक्सीजन का तो पता है -2 होता है, तो -2 × 4 इज इक्वल टू, अब इस एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज है -1 इज इक्वल टू -1, तो x, अब ये क्या हो गया 4 × 2 = 8, तो ये -8 इज इक्वल टू -1। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया, -8 राइट हैंड साइड में चला गया, -8 प्लस सॉरी -1 + 8 इज इक्वल टू +7। तो इसीलिए ये जो मैंगनीज है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया +7 आता है निकालने ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, रटने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस एंटिटी का सारा चार्ज लिख लेते हैं, और इक्वल टू क्या होगा जितना इस बॉक्स के ऊपर चार्ज है, तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर -1 चार्ज है,
तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंगनीज का नहीं पता तो लिख दिया x। ऑक्सीजन का जानते हो -2 होता है, तो -2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4 इज इक्वल टू -1। तो इस इक्वेशन से x तो हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं, तो इसीलिए आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। What happens when NH4 whole twice Cr2O7 is heated? इसको हीट करते हैं तो देखो, नहीं कुछ समझ में आया तो इतना पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन तो लिबरेट होगा ही, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड है। देन वाटर, अगेन ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सो एनायन होता है Cr2O7 2-, ठीक है। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप चाहो तो निकाल सकते हो। Cr2O7 के ऊपर कितना चार्ज है, 2-। हमें नहीं पता क्रोमियम पे कितना चार्ज है, तो मान लिया एक क्रोमियम के ऊपर x चार्ज है, तो 2 क्रोमियम के ऊपर 2x चार्ज है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 7, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है -2, इज इक्वल टू, अब इस इंटायर एंटिटी पे -2 चार्ज है, -2, तो 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 इट इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +6 आ गया। तो इसी तरीके से हमने क्रोमियम के ऊपर भी चार्ज निकाल दिया। अगर एंटिटी दी हुई है तो हम चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालते हैं। दो बता दिए हैं, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी बन जाएगा। अब है जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। जनरली देयर इज एन इंक्रीज इन डेंसिटी, यस इट इज, देयर इज एन इंक्रीज इन डेंसिटी, ये तो होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड टू बी गुड कैटलिस्ट, ये भी होता है। तो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको कि तो हम जानते हैं कि अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें कि डेंसिटी इंक्रीज करती है। देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इंक्रीज करेगी तो बेटा डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो जब आप जिंक, जब एटॉमिक नंबर 22 है, 22 से 29 गया तो मास इंक्रीज किया। तो जैसे ही एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब ये सारे एलिमेंट्स दे आर गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के जो 4 रीजंस थे उसमें से एक दो लिख देंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंट या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। यही रीजन हर क्वेश्चन में लगभग आपको दिख जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली फॉर्म कलर्ड, इसका भी रीजन क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन एंड इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन, हम जानते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी इनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसलिए इनको हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर ही नहीं करते। तो क्या कहेंगे, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। कॉपर इज नॉट, कॉपर 1 इज नॉट नोन इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर 1 जो आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन में नहीं जाता। कॉपर 2 इज मोर स्टेबल, क्यों, क्योंकि कॉपर 2 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर 1 से। एक्टिनॉइड एग्जिबिट्स ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनॉइड, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f 6d एंड 7s। chromium +2 is reducing in nature while the same d orbital configuration D4Mn3 plus is oxidizing in nature। ये जो है यहाँ पर d जो होता है वो होता है 3d4, ठीक है। तो इसको इजीली हम इलेक्ट्रॉन लूज करवा के 3d3 कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है कोई एटम तो वो हमारा रिड्यूसिंग इन नेचर हो सकता है। पर जो दूसरा है Mn2 प्लस वो हाफ फील्ड है। कोई भी एटम अगर हाफ फील्ड होता है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल बड़े स्टेबल होते हैं, तो उसको आसान नहीं होता इलेक्ट्रॉन लूज करवाना, वो गेन करना चाहता है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Again, transition in transition series, the metals exhibit greater number of oxidation state. Again, unpaired electron, DD transition. Transition metal generally form color. Same answer, DD transition, unpaired electron. ये कॉपर वाला सेम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे अब।
ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब जानते हो, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो सकता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक इन नेचर नहीं होते। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर पैरामैग्नेटिक है तो डेफिनेटली उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बिना सोचे समझे ये आंसर लिख दो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Chemistry of actinoid is not as smooth as lanthanide. Yes, lanthanide जो होते हैं लिमिटेड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, बट एक्टिनॉइड के नहीं होते। कारण एक ही है, लार्ज एनर्जी गैप होता है 4f5d के बीच। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच डिफरेंस का कारण यही है, एनर्जी गैप ज्यादा होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली दे फॉर्म गुड कैटलिस्ट। इसके जो कैटलिस्ट के 4 रीजन हमने पढ़े थे उसमें से किसी भी 2 रीजन को देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन, या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, कुछ भी लिख सकते हो, मार्क्स मिल जाएंगे। ये सभी कीवर्ड्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, यही कीवर्ड्स हैं जिनके मार्क्स मिलते हैं। मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट, यानी कि ये है मेटेलिक बॉन्ड, डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। इज मोर फ्रीक्वेंट फॉर 4f देन 5d। तो आप ये जानते हो मेटल मेटल बॉन्ड इज मोर फ्रीक्वेंट फॉर 4f देन 5d सीरीज, बिकॉज मेटल मेटल बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जिनके पास जितना फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उतने जल्दी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हाई क्यों है? कोई भी चीज जो स्टेबल होगी उसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नेचुरली हाई होगी। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे आर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई एटम है, आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस एटम के ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसने इस नेगेटिव चार्ज से बहुत अच्छा पकड़ बनाया हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ने नहीं देगा। तो अगर इस इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी लूज नहीं होगा, तो उसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन अपने आप बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनसे इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट। ऐसे ही एक्सप्लेन करने को आएगा, कैटलिस्ट वाली प्रॉपर्टी लिख डालोगे, ये बैलेंसिंग में ही आएगी। ओके, विच मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन एग्जिबिट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट? कॉपर का याद रखना, Cu+1 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, which of the following cation are colored in aqueous solution and why? ओके, स्कैंडी, ये जो हमारा स्कैंडियम है, इसके जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कलर शो करने के लिए। देखो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास नहीं होगा वो कलर शो नहीं करेगा। यहाँ पर वेनेडियम है जिसके पास, और मैंगनीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिस एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही कलर शो कर पाएगा। What is lengthenoid contraction and its consequences? Lengthenoid contraction में आप डेफिनेशन लिखोगे, साइज का छोटा होना फ्रॉम LA to LU, और कंसिक्वेंसेस क्या हो जाते हैं, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसकी ड्यू टू स्मॉल साइज द केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर। सबके साइज छोटे हो गए तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सिमिलर हो जाती है। एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीजेस फ्रॉम LA to LU एंड कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। वैसे भी जब हम एटम में किसी पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ती है। बेटा ये चैप्टर 7 मार्क्स का है, डी ब्लॉक 7 मार्क्स का है आपका, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट। असाइन अ रीजन, ट्रांजिशन मेटल जो है जिंक कैडमियम मरकरी, ये कौन से हैं, D10 वाले, है ना। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कब होती है, जब किसी एटम के पास स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड हो। ठीक है, ionization enthalpy in the first series are found to vary irregular। irregular vary क्यों करता है, क्योंकि एटम का साइज irregular है। बेटा ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आते, क्योंकि यहाँ पे दो दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इट कैन बी ऑफ 3 मार्क्स ऑल्सो। अगर 3 मार्क्स होंगे तो आपको 1.5 का ये होगा, 1.5 का ये होगा। अगर 2 मार्क्स में आ गया तो फिर
1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये सभी मल्टीपल टाइम्स पूछे हुए क्वेश्चन है इन स्पेशली इन कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चंस का टाइप अलग है लेकिन आंसर वही है, डी डी ट्रांजिशन, अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल, यही सब आंसर है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। कोबाल्ट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हो, ड्यू टू इट्स हाई क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, इतना याद रख लेना, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी हाई होती है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। Highest oxidation state of transition metal is usually exhibited in its oxides. तो ऑक्साइड्स में होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और फ्लोराइड में ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द थ्री ऑक्सो आयंस, ये जो है इस ऑर्डर में दिए हुए हैं। ओके, तो दिस इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन हो स्टेट होगा उसी हिसाब से उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी होगी। अगेन वही कॉपर वन वाला क्वेश्चन है ना, डिफरेंट वे। Oxygen and fluorine stabilizes high oxidation state of transition metal, but ability of oxygen to do so exceeds than fluorine. तो ability of oxygen to stabilize oxidation state exceeds that of fluorine, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है मेटल के साथ, फ्लोरीन इतने बॉन्ड्स नहीं बनाता। डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड हम याद रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, एक्टिनॉइड्स का नहीं लेकिन लेंथेनॉइड का याद रखना है, 3D सीरीज का। ओके, देन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड, यहाँ पर +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोमेटल्स, ऑक्सोमेटल्स जो होते हैं वो पोली एटॉमिक आयंस होते हैं विद ऑक्सीजन, लाइक दिस। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, सिमिलैरिटी भी आप जानते हो कि कॉन्ट्रैक्शन दोनों में होता है। देयर आर मेनी डिफरेंसेस। जो एक्टिनॉइड शोज वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लेकिन लेंथेनॉइड उतने शो नहीं करता। वाटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डेफिनेशन लिखोगे, दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वेरिएबल वैलेंसी है, कलर्ड कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, एलॉय फॉर्मेशन करता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हमने शुरू में पढ़ी है। ओके, डिस्प्रोपोर्शनेट जो रिएक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है ना, एक ही एटम अगर ऑक्सीडेशन भी करे किसी रिएक्शन में और रिडक्शन भी करे तो उसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पर जो मैंगनीज है आप देखोगे ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। यहाँ पर MnO4 से ये MnO4 माइनस भी हुआ है और MnO2 भी हुआ है। तो इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। किसी एटम का यूजुअली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, लेकिन जब दोनों हो साथ में तो उसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आप जानते हो, डीडी ट्रांजिशन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक्टिनॉइड में वाइड वेरिएशन होता है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है 4F और, तो एक्टिनॉइड में जो भी चेंजेस है उसका रीजन यही है, एनर्जी डिफरेंस। आंसर्स आर रिपीटेड, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है। जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका D10 है, यानी कि इसके पास कंप्लीट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, क्रोमियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2+। Cr2+ के पास 3D4 होता है, 3D4 मतलब ये आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये 3D3 हो जाएगा। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट, येट इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हमने तो ये पढ़ा था कि जिसके पास D10 है वो ट्रांजिशन नहीं है, तो सिल्वर के पास तो D10 है ग्राउंड स्टेट में, बट वो ट्रांजिशन क्यों है? तो चूंकि ये एक्सेप्शन है तो अगेन इट इज अ क्वेश्चन। तो सिल्वर एटम के पास जब ग्राउंड स्टेट में वो नहीं होता है तो इट हैज इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल और वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, तो तब जाकर के वो ट्रांजिशन मेटल बन जाता है।
एनर्जी ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3+ से Mn2+ जो है इज मोर पॉजिटिव देन क्रोमियम। तो लार्ज ई वैल्यू जो होती है वो ये बताता है कि वो ज्यादा स्टेबल है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी ई वैल्यू ज्यादा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में आएंगे। नोट्स को एटलीस्ट जितने पेजेस हैं उतने पेजेस को आप याद कर लो, क्योंकि हर पॉइंट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड वन, वो आप देख करके जाओगे। इसी तरीके से चैप्टर जब सारे एंड हो जाएंगे तो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस, जैसे आपके असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हर चैप्टर की देख लेंगे। ठीक है, नेम रिएक्शन भी एक बार रिवीजन हम कर लेंगे। माइंड मैप भेज दिया है, अगर चैप्टर रिवाइज नहीं हो पा रहा है, नहीं याद होता है, तो एटलीस्ट माइंड मैप रीड कर लोगे। ठीक है, सो एंडिंग द क्लास नाउ। अच्छे से पढ़ना, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।